किसी को बड़े बातें को ऊपर चढ़ा देना। नमस्ते विद्यार्थियों, स्विट्जरलैंड का संविधान का अध्ययन हम कर रहे हैं। अब इसकी अपन देखते हैं संघीय व्यवस्था। और मुझे भी चढ़ा देना। सैद्धांतिक तौर पर विशाल राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था को आवश्यक माना जाता है। यद्यपि चीन का संविधान इसका अपवाद है तथा छोटे राज्यों में एकात्मक व्यवस्था सुविधाजनक होती है, यह मान्यता है। तथापि स्विट्जरलैंड में सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखकर संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान में प्रस्तावना के पश्चात प्रथम अनुच्छेद स्विट्जरलैंड को परिसंघ घोषित करते हुए घटक कैंटूनों की घोषणा करता है। संविधान के द्वारा परिसंघ का मूल उद्देश्य देश की रक्षा व अखंडता है, राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा व आंतरिक सामंजस्य बनाए रखना, सभी लोगों को अवसर की समानता प्रदान करना है, प्राकृतिक साधनों की सुरक्षा तथा एक न्याय संगत शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना है। यद्यपि संविधान राष्ट्र को परिसंघ घोषित करता है, तथापि इसकी विशेषताएं एक संघीय राज्य की है। अभी देखिए संघीय व्यवस्था स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं वो है जैसे कठोर लिखित और कठोर संविधान, दोहरी सरकार व शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, इकाइयों की स्वायत्तता, नागरिकता का स्वरूप, घटक राज्यों की समानता का सिद्धांत, ये तमाम संघीय व्यवस्था की इसी प्रकार से संविधान के संशोधन में इकाइयों की भूमिका, ये संघीय व्यवस्था की विशेषताएं होती है जो स्विट्जरलैंड के संविधान में विराजमान है। अब मुख्य जो बात है देखने लायक वो ये है कि स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था में कैंटन व संघ सरकार में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार है। स्विट्जरलैंड के संविधान के खंड 3 के प्रथम अध्याय का शीर्षक परिसंघ, कैंटून तथा कम्यून रखा गया है। इस अध्याय के अनुच्छेद 42 के अनुसार संघीय सरकार वे सब कार्य करेगी जो संविधान के द्वारा उसे सौंपे गए हैं। अनुच्छेद 43 के अनुसार कैंटन सरकारें वे सब कार्य करेगी जो उन्हें सौंपे गए हैं। उल्लेखनीय है कि स्विस संविधान में व्यापक तौर पर संघीय सरकार की शक्तियों की चर्चा की गई है। इन शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 34 से 125 में किया गया है, जिनमें स्थान स्थान पर कैंटन सरकारों की शक्तियों की चर्चा की गई है। संपूर्ण शक्तियों को 10 खंडों में विभाजित किया गया है। जैसे वो 10 खंड कौन कौन से हैं ये अपन देख लेते हैं। विदेशों से संबंध, इस खंड के अंतर्गत संघीय सरकार विदेशों से संबंध की चर्चा 54, 55, 56 अनुच्छेदों में की गई है। यद्यपि विदेशिक संबंधों को संघीय शक्ति माना गया है, तथापि संविधान का अनुच्छेद 56 कैंटूनों को विदेशों से संधियों की शक्ति प्रदान करता है। तथापि ये संधियां संघ के व्यापक हितों के विपरीत नहीं होनी चाहिए तथा संघीय सरकार को इस संधियों की सूचना होनी चाहिए। इस प्रकार वैदेशिक मामले पूर्णतया संघीय विषय नहीं है। राष्ट्रीय तथा गृह रक्षा, अनुच्छेद 57 राष्ट्रीय तथा आंतरिक सुरक्षा को संघ व कैंटून दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी मानता है, जबकि सेना का गठन केंद्र की जिम्मेदारी है। इस खंड में सेना के संगठन, भर्ती तथा प्रशिक्षण की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 61 द्वारा सिविल सुरक्षा के बारे में व्यवस्था संघीय सरकार का दायित्व है। 3 नंबर का जो बात है वो है शिक्षा, शोध तथा संस्कृति। शिक्षा को कैंटून सरकारों की शक्ति माना गया है, तथापि संघीय सरकार कैंटूनों को इस संदर्भ में सहायता प्रदान करेगी। वयस्क तथा युवा लोगों को विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देगी। शिक्षा के समान सांस्कृतिक गतिविधियों को भी कैंटूनों की शक्ति है। सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह, खेलों का विकास, सिनेमा का प्रोत्साहन संघीय सरकार को सौंपा गया है। चर्च तथा राज्य के परस्पर संबंधों का नियंत्रण कैंटूनों को सौंपा गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखना दोनों की जिम्मेदारी है। नंबर 4, पर्यावरण तथा भू उपयोग की योजना। अनुच्छेद 74 के अनुसार संघीय सरकार पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून बना सकती है, जबकि स्थायी विकास दोनों सरकारों का दायित्व है। इसी प्रकार भूमि का समुचित उपयोग दोनों सरकारों का दायित्व है। भूमि के समान जल व्यवस्था का प्रबंधन भी संयुक्त उत्तरदायित्व में आता है। यह अपेक्षा की गई है कि कैंटून सरकारें अपने क्षेत्र का जल प्रबंधन संघीय कानून के अनुसार करेगी ताकि राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन में एक रूपता लाई जा सके। भूमि, जल तथा जंगलात के संदर्भ में संघीय सरकार कैंटूनों के हितों का ध्यान रखेगी। शिकार, मछली मारने तथा पशुओं की सुरक्षा के बारे में संघीय सरकार कानून बना सकती है। इस प्रकार जो विषय स्थानीय महत्व के हैं
उन पर भी संघीय सरकार को शक्तियां प्रदान की गई है। सार्वजनिक निर्माण तथा यातायात अनुच्छेद 81 में 81 से 93 में राष्ट्रीय यातायात व राष्ट्रीय मार्गों के निर्माण की संबंधी शक्तियों का वर्णन किया गया है, जबकि राष्ट्रीय मार्गों की सुरक्षा संयुक्त शक्तियों में माना जाता है। बारवाही यातायात के साधनों पर शुल्क राष्ट्रीय यातायात का नियमन संघीय सरकार करेगी। राष्ट्रीय मार्गों का रखरखाव कैंटन की सरकारें भी करेगी। ऊर्जा तथा संचार ऊर्जा उत्पादन की शक्तियां दोनों सरकारों को प्रदान की गई है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर की नीतियां संघीय सरकार बनाएगी। संघीय सरकार को अणुशक्ति का विकास, ऊर्जा का वितरण, डाक व संचार सेवाएं, रेडियो तथा टेलीविजन संबंधी नियम बनाने की शक्तियां संघीय सरकार को सौंपी गई हैं। अर्थव्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत व्यवस्था की गई है कि संघीय व कैंटून सरकारें आर्थिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के अंतर्गत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में काम करेगी। राष्ट्रीय बैंक संघीय सरकार के क्षेत्राधिकार में रहेगा। संघीय सरकार निरंतर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगी तथा मुद्रास्फीति तथा बेकारी का सामना करेगी। अनुच्छेद 101 के अनुसार विदेशी व्यापार संघीय शक्ति है। संघीय सरकार आवश्यक वस्तुएं तथा सेवाएं बनाए रखने तथा कृषि, मद्यपान, जुआघर, शस्त्रों के दुरुपयोग आदि पर भी कानून बना सकती है। उपभोक्ताओं का संरक्षण, मुद्रा व नीतियां, बैंकिंग व इंश्योरेंस की शक्तियां भी केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। भवन निर्माण, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संघीय शक्तियों में राज्य की कल्याणकारी गतिविधियां भी सम्मिलित की गई। राज्य नागरिकों के लिए निवास की व्यवस्था करेगा। मकान मालिक तथा किराएदारों के मध्य संबंध सुचारू बनाने के लिए संघीय कानून सरकार बनाएगी। अनुच्छेद 110 के अनुसार संघीय सरकार श्रमिकों की सुरक्षा संबंधी कानून बनाएगी। वृद्धावस्था तथा अपंगता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगी। पेंशन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कानून बनाएगी। उपरोक्त सभी शक्तियां संघीय सरकार के लिए वर्णित की गई है, तथापि जहां कैंटून की सरकारों का दायित्व बनता है वहां उनका उल्लेख किया गया। वित्तीय व्यवस्था में संघीय सरकार की वित्तीय शक्तियों का वर्णन भी किया गया है, जिसमें संघीय सरकार का करारोपण के सिद्धांतों का निर्धारण करने, प्रत्यक्ष कर लगाने, घरों की संरचना, वैल्यू एडेड टैक्स की व्यवस्था करने तथा विशेष उपभोक्ता कर लगाने का अधिकार दिया गया है। संघीय सरकार कस्टम शुल्क के लिए कानून बना सकती है तथा अपनी नीतियों के द्वारा संघीय सरकार कानूनों में परस्पर समानता स्थापित करने का प्रयास कर सकती है। इस प्रकार यद्यपि स्विट्जरलैंड में शक्तियों के वितरण में गणना तथा अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया, किंतु मूलतः संघीय सरकार की शक्तियों की चर्चा की गई है। जैसा कि देखा गया है, ये चर्चा अत्यंत व्यापक है। वस्तुतः संघीय सरकार की शक्तियों का इतना व्यापक वर्णन किया गया है कि गणना योग्य प्रत्येक शक्ति केंद्र को सौंप दी गई है। इस प्रकार विधि निर्माण के क्षेत्र में संघीय सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है, तथापि संघीय कानून को क्रियान्वित करने का दायित्व कैंटन सरकारों को सौंपा गया है। अनुच्छेद 46 के अनुसार संघीय कानून की क्रियान्विति की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र में कैंटन सरकार की होगी। यद्यपि कानून की क्रियान्विति में होने वाले व्यय का भार उठाने के लिए संघीय सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस प्रकार संघीय सरकार तथा कैंटन सरकार परस्पर सहयोगी तथा सामंजस्य से ही संघीय व्यवस्था को सफल बनाती है। संविधान में शक्तियों का बंटवारा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किया गया है। स्विट्जरलैंड में इस संदर्भ में संघीय सरकार व कैंटन सरकार के मध्य परस्पर सहयोग की अपेक्षा की गई है। संघीय व्यवस्था का स्वरूप देखते हैं। ऊपरी तौर पर स्विस संघीय व्यवस्था पर्याप्त विकेंद्रीकृत दृष्टिगत होती है, क्योंकि कैंटूनों का पृथक संविधान है तथा कैंटून सरकारों को वैदेशिक संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। उनकी इच्छा के बगैर उनके स्वरूप व क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया जा सकता तथा संघीय कानून की क्रियान्विति के लिए संघीय सरकार स्वयं कैंटून सरकारों पर निर्भर करती है। किंतु व्यवहार में संघीय सरकार की शक्तियां उत्तरोत्तर केंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। इसके लिए कुछ सीमा तक स्वयं संविधान उत्तरदायी है तथा कुछ अति संवैधानिक कारणों की वजह से ऐसा हो रहा है। ये देखिए शक्तियों के केंद्रीकरण के संवैधानिक कारण। इसमें पहला है केंद्र की व्यापक शक्तियां। संविधान में व्यापक रूप से संघीय सरकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है। ये शक्तियां इतनी व्यापक है कि नगरीय जीवन का कोई भी पहलू इस शक्ति वितरण से अछूता नहीं रहा है। और शक्तियों का यह वितरण चूंकि संघीय सरकार को संपूर्ण राष्ट्र के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान करता है,
अतः संघीय सरकार की शक्ति में वृद्धि संविधान के अंतर्गत ही रही है। उल्लेखनीय है कि 125 साल बाद संविधान में संशोधन करने पर भी इस वितरण को परिवर्तित नहीं किया गया, अपितु नवीनतम वैज्ञानिक परिवर्तनों व शोध के संबंध में संघीय सरकार की शक्तियों को बढ़ावा दिया गया। दूसरा है संघीय सरकार का कैंटूनों पर नियंत्रण। कैंटून सरकारें अपने संविधान में परिवर्तन करने के लिए यद्यपि स्वतंत्र है, तथापि अनुच्छेद 1951 के अनुसार संघीय सरकार की गारंटी के बिना वे संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकती। कैंटूनों में संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे, इसकी गारंटी भी संघीय सरकार की है। अर्थात यदि संघीय सरकार को लगता है कि कैंटूनों की संवैधानिक व्यवस्था गड़बड़ा रही है, तो वे कैंटूनों के शासन में हस्तक्षेप कर सकती है। शक्तियों के केंद्रीकरण के अति संवैधानिकता के कारण ये देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार ये ब्रिटेन की संघीय व्यवस्था है। मोटी मोटी बात आप ये समझ लीजिए कि ब्रिटेन में के संविधान में केंद्र व कैंटूनों के मध्य शक्तियों का विभाजन है और मुख्य रूप की जो शक्तियां हैं वो सारी केंद्र के पास है और कैंटूनों को उन कानूनों को लागू करने का प्रभार है और जो वित्तीय खर्चा होता है वो केंद्र सरकार उसका वहन करती है। और एक तरीके से मतलब ये कि सच्ची संघीय व्यवस्था स्थापित करने की बात की गई है।